RVUNL में एक भरमार वैकेंसी आ गई है जिसमें इलेक्ट्रिकल की बहुत बड़ी वैकेंसी है और हम फॉर्म की जितनी भी दिक्कतें हैं वो सारी यहां पे डिस्कस भी होंगी और आपको कहीं ना कहीं ऐसी गाइडेंस मिलेगी जहां से आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा सिविल वालों को देना चाहिए कि नहीं एग्जामिनेशन? ये आप लोगों को अभी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी बात आज के लिए ये है। तो अगर आपके पास इतना एज लिमिट है तो सिंपल सी बात है, आप शादीशुदा हो गए होगे, आपके बच्चे हो गए होगे, इसलिए इन्होंने ये सारे क्राइटेरिया रखा है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंजीनियर्स वाला पे। जैसा आप देख रहे हैं RVUNL में एक भरमार वैकेंसी आ गई है जिसमें इलेक्ट्रिकल की बहुत बड़ी वैकेंसी है। SSC RRB के कंपैरिजन में देखा जाए बच्चे उनकी उम्मीदें बहुत करते हैं तो उससे बहुत अच्छी वैकेंसी यहां पे RVUNL में आपके आई है। मैकेनिकल सिविल की भी क्या वैकेंसी आई है उसकी भी हम बात करेंगे, साथ में क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, डिप्लोमा वाले यहां पे एलिजिबल है कि नहीं है, एज लिमिट क्या है, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है आपके लिए फॉर्म भरने के लिए, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो आज आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने आज ये सेशन नहीं देखा आखिरी तक तो आप कहीं ना कहीं गलती करके इस फॉर्म में डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, इस फॉर्म में रिजेक्ट हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इस सेशन को आखिरी में देखें और हम फॉर्म की जितनी भी दिक्कतें हैं वो सारी यहां पे डिस्कस भी होंगी और आपको कहीं ना कहीं ऐसी गाइडेंस मिलेगी जहां से आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, जैसा कि सर ने आपको बताया ना, काफी इंपॉर्टेंट ये वैकेंसी है। और देखो सर, मुझे लगता है सर SSC जेई हो या RRB जेई हो, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल ब्रांच का तो 727 वैकेंसी है और ये बड़ी नंबर होती है। मुझे लगता है इतना वैकेंसी तो SSC भी नहीं निकालती है जितनी वैकेंसी इस बार राजस्थान जेई में निकला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वैकेंसी निकलने से ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट है आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी बहुत तरीके से। और तैयारी करने से भी पहले एक काम है जो कि है फॉर्म फिलिंग का। और आपको मैं बता दूं, इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म फिलिंग करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है अभी इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग, और इसके साथ साथ आपको किस किस पैरामीटर का ध्यान रखना है। क्योंकि देखो, फॉर्म भरने के बाद भी यहां पे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, बट अगर आपने इस सारी चीजों को अभी देखा और वो गलती नहीं करी फॉर्म फिलिंग करते वक्त तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो जाओगे और आगे जो तैयारी कर रहे हो उसको भी आप अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे। क्या बोलेंगे सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और दो तीन बातें मुझे इस फॉर्म को जब देख रहा था तो मुझे बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक लगी। वो बच्चों से हम लोग शेयर करेंगे शुरुआत से लेकर लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट स्टार्ट करते हैं सर। बिल्कुल सर। तो देख सकते हो बच्चों की यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है। अब टोटल वैकेंसीज की बात करें तो जैसा सर ने बताया कि बहुत बड़ा नंबर है, 2005 पोस्ट हैं। अब टेक्निकल की पोस्ट यानी कि इंजीनियरिंग की पोस्ट, सबसे पहले मैं लॉरेंस सर को बुलाऊंगा। सर, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 700 से भी ज्यादा। मैकेनिकल वालों के लिए 100 से ज्यादा 110 पोस्ट है और सिविल वालों की थोड़ी सी कम है, बहुत कम है सर। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा सिविल वालों को देना चाहिए कि नहीं एग्जामिनेशन? सर देखिए, एग्जाम की बात करें तो एग्जामिनेशन जितनी कम वैकेंसी ऐसा नहीं है कि है ना भरना नहीं है, भरना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि रियलिटी ये होती है कि आपके पास एक है ना एक फंड रखना चाहिए आपको हमेशा। जब भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हो तो एक फंड डिसाइड करो कि एक साल में हमें इतने फॉर्म भरने ही भरने हैं। कितनी भी वैकेंसी हो, नंबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इससे है ना आप ये कह लीजिए कि जब आप तैयारी करने बैठे हैं तो आपको सबसे अच्छा रहना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी वैकेंसी हो। जरूरी नहीं है नंबर के नीड हो, कोई भी वैकेंसी हो, आपको सबसे अच्छा रहना है। और अच्छे रहने के लिए आपको क्या करना है, हर एग्जाम में अपना एक ट्राई करना है, ताकि आपको ये समझ में आए कि कितने बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, सिलेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन का अंदाजा लग जाए। बिल्कुल, कॉम्पिटिशन का अंदाजा लगता है। सबसे पहले यहां पे आप देख लीजिए, 5 कंपनियां मिलके एक वैकेंसी निकालती हैं। 2005 वैकेंसी है, इसमें टेक और नॉन टेक दोनों के बच्चे हैं। तो ये चीज हम ओवरऑल देखेंगे कितनी है, क्या क्या बात करने वाले हैं। भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें यहां पे होने वाली हैं। वैकेंसीज कितनी है सबको पता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। बच्चे पूछते हैं सर डिप्लोमा के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, ये डिस्कस करेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन, ये एक नया क्लॉज है सर कि डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, आपको क्वालिफाई कर पाओगे कि नहीं एग्जाम में, वो भी आपको मैटर करेगा। सैलरी, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, डेट्स आपकी क्या है, और सबसे बड़ी जरूरी सर डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रॉपर रखना पड़ेगा, वरना फॉर्म आपका कभी भी रिजेक्ट हो सकता है। वैकेंसी नंबर की बात कर लेते हैं भैया। 69 वैकेंसी ऐसी हैं जो टेक्निकल के बच्चों के लिए एलिजिबल हैं। इनकी बात हम करेंगे बाद में। पर आपको यहां पे काम कहां कहां आएंगे, आपको कहां कहां जाने मिलेगा नौकरी में, तो आपका यहां पे देख रहे हो राजस्थान जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, 3 उसमें काम करता है फॉर्म में। एक जनरेशन पार्ट है पूरा, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जिनके पास पावर प्लांट्स होंगे। सेकंड है ट्रांसमिशन, जिनका काम ट्रांसमिशन का है। और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन का। ये आप लोगों को अभी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी बात आज के लिए ये है कि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको आज ही डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको कौन सी प्रेफरेंस सबसे पहले रखनी है, कौन सी बाद में रखनी है। और उसके लिए ये पहले से पता होना चाहिए कि हमें कहां जाना है।
ठीक है सर, कृष्णा सर क्या कहेंगे इसमें? सर एक इंपॉर्टेंट बात पीछे दिख रहा है सर, यहाँ सामने दिख रहा है, बच्चे के मन में चल रहा होगा कि ये फॉर्म कब आएगा। देखो फॉर्म आ चुका है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और 5 अगस्त से ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, लास्ट डेट 25 अगस्त है। लेकिन 25 अगस्त का इंतजार नहीं करना है, आपको अभी ही फॉर्म फिलअप कर देना है, इसी वीक के अंदर फॉर्म फिलअप कर देना है। इस बात को ध्यान रखना, जैसे सर ने बताया आपको जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर मैं जनरेशन का बात करूं तो देखो यहाँ पे लिखा गया, ये जो कंपनी है RVUNL है, ये होती है। ट्रांसमिशन का बात करूं तो RVPN होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन का बात करूं तो JBVN है यहाँ पे, ABVN है यहाँ पे, और JDBVN होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का कंपनी है। चलो इससे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करते हैं, जो सर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में इस तीनों ब्रांच में कितनी कितनी वैकेंसी है, किस किस डिपार्टमेंट में, सर इसके बारे में बताइए थोड़ा। बिल्कुल सर, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मैं सबसे हाईएस्ट वैकेंसी वाले डिपार्टमेंट की बात करूंगा। JVVN में 189 पोस्ट है सर, और इनफैक्ट देखोगे तो सब में लगभग सिमिलर है। यहाँ पे RVPN में भी 162 है, और यहाँ पे AVVN में भी 144 है। इसके बाद RVUNL में 109 पोस्ट हैं, और उसके बाद JDVVN में 123 पोस्ट है। टोटल बेटा बनती है 727 पोस्ट, जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चों को देखने को मिलने वाली है। मैकेनिकल वाले भाई सोच रहे होंगे कि भाई हमारे लिए क्या है गुरुजी, तो मैकेनिकल के लिए भी 110 पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है। सिविल वालों के लिए नो डाउट थोड़ी सी कम है, 32 पोस्ट है, लेकिन उनको भी यहाँ पे जैसा सर ने स्टार्टिंग में बताया यार कि प्री वर्कआउट क्या होता है। आपको किसी एग्जामिनेशन में सफल होना है तो कुछ पेपर आपको एग्जाम हॉल में, एग्जाम एनवायरमेंट में बैठ के देने पड़ेंगे, तो आपको भी यहाँ भी जाना चाहिए। अब सर देखो यहाँ पे टोटल वैकेंसी तो पता चल गई, अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं सर। एलिजिबिलिटी में इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या सिविल हो, सबके लिए भाई यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि डिग्री चाहिए आपके पास, और डिग्री में सर सब ब्रांचेस भी मेंशन है। हाँ क्लियरली मेंशन है, 4 ईयर का आपके पास बीटेक होना चाहिए। अगर कोई बच्चा केवल डिप्लोमा किया हुआ है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डिप्लोमा वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है, अभी तक नहीं है। देखो बातें चल रही है, कुछ भी चीजें आगे अपडेट हो जाएगी तो अलग बात है। अभी जो है फॉर्म फिलिंग में केवल जो है 4 ईयर का अगर आपके पास डिग्री है, बीटेक है, इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में या सिविल में, तो आप एलिजिबल है। और कोई बच्चा डिप्लोमा करने के बाद बीटेक किए हुए हैं, आप भी एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर एक चीज और, ब्रांचेस और भी बता दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत पूछते हैं। जो एलाइड ब्रांच है, जैसे इलेक्ट्रिकल है आपका, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग पूछते रहते हो ना, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले सर मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, EI वाले जिनको कहते हैं, क्लियरली मेंशन है। पावर सिस्टम से अगर बीटेक करा है, हाई वोल्टेज से किया है, पावर इंजीनियरिंग भी किया है, तो ये सारे ब्रांचेस वाले एलिजिबल है। सेम अगर मैं बात करूं मैकेनिकल में, तो देखो यहाँ लिखा है मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग, ये सारे बच्चे एलिजिबल है। और सिविल तो पता ही है, सिविल में स्ट्रक्चर, सिविल कंस्ट्रक्शन एंड सिविल इंजीनियरिंग। और सर नीचे में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल सर, एक बार देख लीजिए बेटा, ये सब जरूरी चीजें हैं आप लोगों के लिए लिखी हुई हैं। कैंडिडेट मस्ट पसेस अ वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी, मतलब आपको हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए। अगर अभी नहीं आती, कोशिश करना अभी से ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ राजस्थानी कल्चर, राजस्थानी कल्चर आना चाहिए। मेनली स्टेट गवर्नमेंट की है तो वो चाहेंगे कि आपको राजस्थान के बारे में थोड़ा बहुत सही से पता हो। साथ में फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल हैं, ये बच्चे बहुत पूछते हैं कि सर हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। फाइनल ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं उनको एलिजिबल है, हाउएवर दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट वैलिड प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन और बिफोर द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा ना तब तक आपकी प्रोविजनल आ जानी चाहिए। मतलब तो मेरे हिसाब से आई जाएगी। बिल्कुल, जो बच्चे अभी फाइनल ईयर में है और इस एग्जाम का जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन तक आपके पास कंप्लीट रिजल्ट आ जाना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट आ जाना चाहिए, आप एलिजिबल हो। सर आगे बढ़ते हैं, इसको लेकर सर काफी बच्चों में कंफ्यूजन है। और देखो ये पहला ऐसा एग्जामिनेशन है, एक अलग ही बना दिया है। हाँ सर, और अच्छी बात है सर, इन्होंने सारी चीजें मेंशन करा है। जो आपके पास 1, 2, 3 ये जो तीनों क्राइटेरिया है ना, अगर आप इसमें से एक भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो मुझे लगता है आप इस एग्जाम के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, इस एग्जाम के अंदर एलिजिबल नहीं हो पाओगे। सर क्या क्या है, पहला रूल क्या है, दूसरा रूल क्या है, तीसरा रूल क्या है, और ये किन बच्चों के लिए सर, उसके बारे में पहले बताइए। सर देखो पहली बात तो मुझे जैसा आपने बताया कि देख के बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पे पहला ही रूल जो लिखा हुआ है कि फैमिली प्लानिंग क्लॉज। अब डू यू हैव मोर देन 2 चिल्ड्रेन बोर्न ऑन और आफ्टर, लिखा हुआ है कि जून 1, 2002 से। अब भाई 2 से ज्यादा बच्चे हैं, क्यों बच्चों का क्लॉज लिखा गया है? क्योंकि एज का क्राइटेरिया ही ऐसा है। अब 40 साल तक बच्चे एलिजिबल हैं, उसके अलावा जो रिलैक्सेशन मिल रहा है सर उसमें 10 साल का एक्सटेंशन भी है। तो नो डाउट बच्चों के भी बच्चे हो गए होंगे यहाँ पे, जो बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे, तो उनके लिए यहाँ पे क्लॉज दिया गया है कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। डाउरी का कोई क्लॉज दिया है कि डाउरी के कोई केसेस वगैरह आप पे नहीं होने चाहिए, अभी किसी भी तरीके से आपने डाउरी में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, दहेज वगैरह नहीं लिया हुआ आपने, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद यहाँ पे थर्ड जो क्लॉज लिखा हुआ है, डू यू हैव मोर देन 1 लिविंग स्पाउसेज।
अब सर इसको एक्सप्लेन कीजिए। बहुत सारे, अब हालांकि ये तो इंडिया में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये भी क्लॉज दिया है यहाँ पे कि आपकी अगर शादी हुई है किसी पर्सन से, ऐसा नहीं कि आप दो दो लोगों से शादी करके रखे हो, एक ही, केवल एक हाँ, होना चाहिए, केवल एक पर्सन होना एक पर्सन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे पूरा फैमिली प्लानिंग की सारी चीजें दी गई है। सबसे पहले फैमिली प्लानिंग में आपके पास दो से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए। दूसरी बात, आप डॉरी दहेज प्रथा में कोई मतलब ऐसा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, जो आपका शादी एक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो शादीशुदा कैंडिडेट है उनके लिए ये सारी चीजें हैं। अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो पहले तो इस एग्जाम को क्रैक करो, तभी तो तुम्हारी शादी होगी ना। तो ये सारी बातों को ध्यान रखना है उन बच्चों के लिए। सर पहली बार है ना ऐसा किया गया, पहली बार ऐसा लिख दिया गया है आपके है ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशन क्या क्या है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये उन बच्चों के लिए मेनली कि जनरली जिन बच्चों ने है ना जो बहुत एज वाले हो गए हैं, जिनके 2-3 अब बच्चे हो चुके हैं। सैलरी और बॉन्ड की बात कर लेते हैं भैया। अगर आपकी सिलेक्शन हो गया तो पहले 2 साल आप प्रोबेशन पे रहोगे, आप परमानेंट नहीं होगे। जब प्रोबेशन पे होते हो तो हमें कंपनी के सरकार के पूरे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, तो उस समय आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा 23,700 रुपए का, ठीक है। पर जैसे ही 2 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आप परमानेंट एम्प्लॉय में शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपको बेसिक पे मिलेगा 33,800 पर मंथ, प्लस जितने भी आपके है ना पर्क्स होते हैं जो सरकारी गवर्नमेंट के जो फायदे होते हैं कि हमें एचआरए मिलेगा, डीए मिलेगा, टीए, जो जितनी भी चीजें होती है पर्क्स जिनको कहते हैं, वो सारे के सारे आपको यहां पे ऐड होके मिल जाएंगे। मतलब 2 साल बाद आपको मेन सैलरी आपकी स्टार्ट होगी। सर एक बॉन्ड की चीज और भी है, सर्विस बॉन्ड भी है यहां पे। तो सर्विस बॉन्ड क्या है? 3 साल बॉन्ड है। अगर आप देखेंगे तो अगर आपने कंपनी को 3 साल से पहले छोड़ दिया तो आपको सरकार को पैसे देने पड़ेंगे 3.5 लाख रुपए, ठीक है। और 12% इंटरेस्ट क्या है? जब सरकार ने आपसे डिमांड मांगी कि भैया हमारे पैसे दो, उस दिन के बाद 12% का इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। मतलब 3.5 लाख रुपए का बॉन्ड है अगर आपने नौकरी बीच में छोड़ दी तो। बिल्कुल सर, ठीक है। एज क्राइटेरिया बच्चे बहुत जानना चाहते हैं क्योंकि ये ऐसा पेपर है सर, यहाँ पे सब बच्चे अप्रोक्सीमेटली एलिजिबल है। और अच्छी वैकेंसी भी है। हाँ, और सबसे अच्छी बात देखो, एज क्राइटेरिया में इन्होंने रेफरेंस जो माना है ना 1 जनवरी 2027 को रेफरेंस माना है, और इन्होंने अच्छा खासा एज भी दिया है। देखो सबसे पहले इसमें अगर मैं बात करूं, जो कोई क्राइटेरिया कुछ नहीं लगता है, तो सर मिनिमम कितना साल होना चाहिए? तो मुझे लगता है सर 40 साल, ये एक बहुत बड़ी एज है। और सर इसमें आरबीपीएन के लिए स्पेशल 3 साल का और दे दिया है। हाँ, तो इसीलिए देखो इसमें इसीलिए सारी चीजें मेंशन किया था। जो अगर आपके पास इतना एज लिमिट है तो सिंपल सी बात है, आप शादीशुदा हो गए होगे, आपके बच्चे हो गए होगे, इसलिए इन्होंने ये सारे क्राइटेरिया रखा है। और 40 साल एज बहुत होता है। इसके बावजूद देखो यहाँ पे लिखा गया SC ST BC MBC EWS मेल फीमेल जनरल फीमेल के लिए +5 ईयर और एज का रिलैक्सेशन दे दिया गया है। और इतना ही नहीं, जो एक्स सर्विस मैन है उसको +15 ईयर्स दिया गया है। तो देखो अच्छा खासा एज लिमिट दिया गया है। मुझे लगता है आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सारे बच्चे एलिजिबल होंगे। लेकिन एक अच्छा मौका है। राजस्थान में देखो रेगुलर वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन हाँ जब वैकेंसी आई है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो जो जिस भी क्राइटेरिया में आप अप्लाई करते हैं उसे डेफिनेटली फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। लेकिन अब बात आती है एग्जामिनेशन की। सर हमें क्या क्या चीजें पूछी जाएगी? तो देखो यहाँ पे लिखा गया पार्ट ए जो है, जो कोर वाला पार्ट है, जहां पे आपका इंजीनियरिंग का जितना भी सिलेबस है, ये हम लोग बहुत जल्द आपको इसका डिटेल जो सिलेबस में किस किस सब्जेक्ट का वेटेज रहता है ये सारी चीजें बताने वाला हूं। लेकिन अगर मोटा मोटी में बात करूं तो जो बच्चे इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं उसको इस बात का खासा ध्यान रखना है, जो मेन सब्जेक्ट है जैसे आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, मशीन, इसका मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन, इसके अलावा आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, ये सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे आपको इस एग्जाम को अच्छा करने के लिए, इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। इस बात मैं बात करूं तो पार्ट बी में जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी आती है, क्लास 12 का मैथमेटिक्स आएगा, जनरल नॉलेज, स्पेशल फोकस ऑन राजस्थान का ही जनरल नॉलेज आता है, ध्यान रखिएगा। और जनरल हिंदी पूछी जाएगी यहाँ पे, और साथ में जनरल इंग्लिश 10th लेवल का होता है। ये सारी चीजें आपने अगर तैयारी करा होगा तो आपको इसका लेवल पता होगा। और यहाँ पे एक सर पॉइंट लिखा गया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, इसके बारे में क्या बोलेंगे? बिल्कुल सर, अनरिजर्व्ड के लिए तो देखना भी नहीं होता ये, क्योंकि आपके नंबर इससे तो बहुत ज्यादा चाहिए आपको सिलेक्शन के लिए। जनरली जो कैटेगरी के बच्चे उनको मिनिमम 20% का आपको कम से कम नंबर लाने पड़ेंगे। अगर 20% से सभी बच्चों के नंबर कम है तो कोई सिलेक्ट नहीं होगा। तो मिनिमम 20% क्वालिफाइंग मार्क्स है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 20% से ज्यादा आ गए तो क्वालिफाई हो गए, नहीं, बनेगी आपकी पूरी मेरिट लिस्ट ही, ठीक है। पर कंडीशन ये है कि मिनिमम इतने मार्किंग 30% अनरिजर्व के लिए और 20% रिजर्व कैटेगरी के लिए कंपलसरी है। सर जरूरी डेट जिसकी हम बात कर लिए थे पहले ही, पहले बता देता हूं, 5 तारीख से एग्जाम फॉर्मुलेशन स्टार्ट हो गए हैं और
25 अगस्त तक ये फॉर्म वैलिड है, चलेंगे 12 बजे मिडनाइट तक। तो जल्दी से जल्दी भाई साहब पोर्टल पे जाके फॉर्म भर लीजिएगा। यहां पे लिखा हुआ है 6 एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस है आपके पास, 6 एग्जाम भर सकते हो। और ये ध्यान रखिए आप, प्रेफरेंस ऑफ 5 कंपनीज आर फाइनल अपॉन सबमिशन, नो सेकेंडरी चेंज अलाउड। मतलब कल जब फॉर्म भरोगे आप, जब भी आप फॉर्म भर रहे हो, अभी हमने इसलिए आपको कंपनियों के नाम बता दी कि जनरेशन में कौन है, ट्रांसमिशन में कौन है और डिस्ट्रीब्यूशन में कौन है, क्योंकि अभी आपको जब फॉर्म भरोगे तो आपको अभी बताना पड़ेगा कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। सबसे पहले आप कहां जाना चाहोगे, दूसरी प्रेफरेंस पे किस कंपनी में जाओगे, तीसरी प्रेफरेंस पे किस कंपनी में जाओगे, तो ये अभी आपको कर लेना है। सबसे जरूरी सर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत यही आनी है। बिल्कुल सर, यहाँ पे ना बहुत ही स्पेसिफिक क्राइटेरिया दिया हुआ है, चाहे सिग्नेचर से रिलेटेड हो या फिर आपके फोटोग्राफ से रिलेटेड हो। यहाँ पे पिक्सल्स में दिया हुआ है 200 × 330 पिक्सल का, इनफैक्ट साइज के डायमेंशंस भी दिए हुए हैं सर। तो जब भी बेटा फोटो अपलोड करते हैं, हालांकि सर आजकल तो एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आप फोटो गलत अपलोड करोगे तो वो अपलोड ही नहीं होती है। ऑल्दो आपको ये चीज मैच करा लेनी है। बैकग्राउंड वगैरह कैसा होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ व्हाइट बैकग्राउंड, नो डार्क ग्लासेस, यानी अपना स्पेक पहन सकते हो, गॉगल वॉगल पहन के मत खिंचवा लेना। फ्रंट व्यू होना चाहिए, बैकग्राउंड ब्लैक व्हाइट होना चाहिए। यहाँ पे ना एक चीज बच्चे और गलत करते हैं कि व्हाइट बैकग्राउंड लिखा रहता है, उसमें व्हाइट शर्ट पहन के फोटोग्राफ लेते हैं। तो हमेशा कोशिश करना कि जो शर्ट कलरफुल डार्क पहनो, कलरफुल पहनो। आपको आपका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, पीछे की दीवार व्हाइट होनी चाहिए। दूसरी बात, जिन बच्चों को ये पिक्सल क्लियर नहीं हो पाए है ना, वो गूगल पे रीसाइज इमेज करके, जो भी आपकी इमेज मिलेगी ना, जो आप फोटो खींच के रखे होंगे, उसको रीसाइज इमेज करके वहां पे जो भी वेबसाइट आएगी उससे अपना पिक्सल वहां पे डाल के आप रीसाइज कर लीजिएगा। ठीक है। सिग्नेचर की कंडीशन याद रखिएगा, ब्लैक इंक पेन से करना है, काले पेन से। पिक्सल इसका जब फोटो लोगे तो इसका भी पिक्सल फिक्स है 140/60 का। और ये ध्यान रखना, नो कैपिटल लेटर अलाउड, यानी कि ऐसा मत करना जैसे आप लिख दो कि है ना सर का नाम है रजत तो RA सब कुछ कैपिटल में, नहीं, वो गलत हो जाएगा, कट जाएगा। आपको अपना सिग्नेचर ऐसे बनाना है कि आप है ना नॉर्मल जैसे सिग्नेचर करते हो, ऐसे मत लिख देना कि पूरा नाम कैपिटल में लिख दिया, वो गलत हो जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और सर क्या करना सर है, यहाँ पे थंब इंप्रेशन के लिए भी लिखा हुआ है कि ब्लैक या ब्लू इंक से ही होना चाहिए, व्हाइट पेपर पे होना चाहिए जो कि विजिबल भी हो। और थंब इंप्रेशन करते समय बहुत बार क्या होता है कि आप थंब इंप्रेशन का फोटोग्राफ लेते हो, उसमें इतना ब्लरी हो जाता है तो वो पता ही नहीं चलता है, दिखता नहीं है। तो इस चीज का ध्यान देना, यहाँ पे ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सर एक डिक्लेरेशन भी भरने को बोला है, बिल्कुल डिक्लेरेशन की बात, ब्लैक इंक बॉल पेन से व्हाइट पेपर पे। अब सर यहाँ पे ना इसके बारे में एक चीज बहुत अच्छी लिखी हुई है, यहाँ पे बच्चों को बता दूं कि यहाँ पे अनलाइंड पेपर होना चाहिए, मतलब उसमें लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, व्हाइट पेपर है, प्लेन होना चाहिए पेपर, उस पे आपको डिक्लेरेशन रनिंग हैंड में लिखना है। कैपिटल लेटर में लिखोगे रिजेक्ट हो जाएगा सर, ये बहुत छोटी बात है, लेकिन ये पर्पस क्या है इसका कि आप जब सिलेक्शन लेते हो फाइनल, तो आपकी राइटिंग को मैच करा के इंश्योर किया जाता है कि वो आप ही हो जिसने एग्जामिनेशन दिया था या नहीं। तो डेफिनेटली ये जरूरी है सर। तो ये चीज है, ये डिक्लेरेशन है आपका, आपको अपने नाम से लिखना है, सारा कैपिटल में मत लिख देना, सर ने जैसा बता दिया है। मस्ट बी रिटन इन इंग्लिश ओनली, नो कैपिटल लेटर इन बॉडी टेक्स्ट। बॉडी टेक्स्ट होते हैं मतलब पहला कैपिटल लिखोगे जनरली, उसके बाद सारे नॉर्मल, यही आपको कॉपी करना है, आप सीधे सीधे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है। मस्ट बी ऑन द कैंडिडेट ओन हैंड राइटिंग, है ना, खुद से लिखना है, ये एक जरूरी चीज है। तो ये दो चीजें आप लोगों के लिए जो है वो बहुत जरूरी है। एक है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी क्लिक करके फोटो बना के एडिट करके रख लेने हैं ताकि वो चीज आपकी जरूरत है। दूसरा हैंड रिटन, ये चीज आप पूरी तरह रिटर्न करेंगे। ठीक है। साथ में अगर आपको कोई भी चीज की दिक्कत हो, यहाँ को अपने RVUNL फॉर्म को भरने के लिए आप लोग हमें टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं बच्चे, इलेक्ट्रिकल वाले ही भरेंगे बेशक। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वाले लॉरेंस सर PW हो गया, कृष्णा सर PW हो गया, अभिनय सर PW हो गया, हम लोग जितने भी हमारी टीम मेंबर हैं सबके नाम से PW जोड़ना है आपको, और आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेंगे। सिविल वाले हैं तो रजत सर PW, रजत सर PW, सिविल PW, अच्छा रजत सर सिविल PW। ठीक है। और मैकेनिकल के हैं तो सहनवाज सर PW। इस तरह आप कनेक्ट करके अपने जो भी आपके ब्रांच वाइज डाउट है हमसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल, कहने का बस इतना मतलब है कि गलती करने से अच्छा है पूछ लो पहले। फॉर्म भरने का इंतजार कर रहे हो तो गलती ना हो उससे पहले पूछ लीजिए, फैकल्टी आपके लिए अवेलेबल है। और सर लास्ट मोमेंट के लिए रुकना भी नहीं है। बिल्कुल सर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, जिस बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है ना, तो आप जरूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जो आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है। और जैसे सर ने बताया सर, इमेज का कभी कभी प्रॉब्लम आता है, कुछ बच्चों का मैसेज आया था सर इमेज को लेकर के वो सेट नहीं हो रहा है। तो देखो एक सॉफ्टवेयर है, गूगल पे जाके इमेज रिसाइजर करके सॉफ्टवेयर है, वहां पे जैसे ही डालोगे
करोगे ना तो उसमें सेटिंग करने का, अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करने का ऑप्शन आता है, उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन कर लीजिएगा, सेट हो जाता है। उसके बाद अपलोड करोगे ना तो आराम से अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत है तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स खाली है। दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल सर ने बता दिया सारी फैकल्टी को, वहां पे ज्वाइन करके डिस्कस कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में, कंप्लीट इसके और भी जो भी सेशन होगा, कंप्लीट स्ट्रेटजी जो होगा, सिलेबस का ब्रेकअप क्या होगा, इन सारी चीजों पे मुद्दे पे बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।